सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संसद की शुरुआत की थी, जिसमें हमने शुरुआती कुछ संसद के बारे में पढ़ा और राज्यसभा को शुरू कर लिया था। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हमने देखा। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सीटें कितनी कितनी कैसे होंगी वो हमने देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सभी राज्यों की जो सीटें राज्यसभा में हैं वो कितनी कितनी हैं वो सभी शायद आपको याद होगी। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यसभा में। देखें, राज्यसभा में आप आगे समझिए निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब कि राज्यसभा के चुनाव आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें आम जनता वोटिंग में भागीदारी नहीं लेती बल्कि कुछ खास लोग वो वोटिंग करते हैं। तो वो खास लोग कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं? तो निर्वाचक मंडल में समझिए आपकी शामिल होने वाले सदस्य कौन हैं कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं जितनी भी हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसके निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहा गया है कि इसके लिए जो संसद विधि बनाकर तय करेगा, जो एक निर्वाचक मंडल वो वोटिंग करेगा। दिल्ली और पांडिचेरी में चूंकि अपनी विधानसभाएं उनकी है तो वहाँ विधानसभा के सदस्य वोटिंग कर देते हैं। बाकी और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो के अलावा जितने भी, उनके लिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर खैर केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी तो विधानसभा है वो वोटिंग कर देंगे। बाकी के और जितने केंद्र शासित प्रदेश है 5, वहाँ पे चूंकि विधानसभा है ही नहीं तो वहाँ किस पे से राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं गया है, वहाँ से राज्यसभा के में सदस्य जाते ही नहीं। ठीक है, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। एक खास बात और ध्यान रखें यहाँ पे कि केवल उसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करेंगे जिस राज्य के राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होना है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होना है, राज्यसभा में राजस्थान से सदस्य जाने हैं तो 10 सदस्य राज्यसभा में है राजस्थान से। मान लीजिए इन 10 सदस्यों को कौन चुनेगा? राजस्थान की विधानसभा के सदस्य। तमिलनाडु के 18 सदस्य हैं तो उन 18 सदस्यों को कौन चुनेगा? तमिलनाडु की विधानसभा के सदस्य। मतलब ये कि जिस राज्य के सदस्य चुने जाने हैं राज्यसभा में, उसी राज्य केवल उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य उन्हें चुनेंगे। और यही वजह है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि राज्यों की विधानसभा के सदस्य उन्हें चुन रहे हैं। तो ये राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें सदस्यों को चुनता कौन है? उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो लिखें आप निर्वाचक मंडल में, लिखें आप निर्वाचक मंडल, लिखें निर्वाचक मंडल में लिखें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, लिखें अगली पंक्ति में राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब ये कि साधारण जनता वोटिंग में भाग नहीं लेती। तो ये कौन लेंगे? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें आप इसका निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए कि इनके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली से होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत प्रणाली से
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और इस समस्त चुनाव प्रणाली में, क्योंकि देखिए चुनाव की बहुत सारी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया का संविधान में जिक्र किया जाना संभव नहीं है, उल्लेख किया जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या जाता है कि इसके लिए कानून बनाकर, संसद विधि बनाकर इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को सेट करती है, पूरी प्रोसेस बता देती है। और संसद ने कानून बनाया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 2 एक्ट बनाए गए और उन एक्ट्स में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी उनमें तय की गई है, वो पूरी की पूरी उनमें लिखी गई है। तो इस तरीके से वो एक्ट्स बनाए गए हैं। हालांकि उन एक्ट्स में कई बार संशोधन हुए हैं, कई बार उसमें संशोधन किया गया है। तो इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इन सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है। एक खास बात और ध्यान रखें निर्वाचन में कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, चूंकि 2 एक्ट बनाए गए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो 1950 के इस अधिनियम में 2 चेंजेस किए गए और 2 चेंजेस करते हुए क्या किया गया, 2003 में 2 संशोधन किए गए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संबंध में। पहला संशोधन तो इसमें यह किया गया कि 2003 से पहले राज्यसभा के चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होते थे, और चूंकि गुप्त मतदान प्रणाली से होते थे तो इसमें मान लीजिए सदस्यों में वोटिंग करने वाले सदस्य विधायक वोटिंग करते हैं, तो इसमें काफ़ी संभावना होती थी कि किसी एक दल का कोई विधायक वो क्रॉस वोटिंग करके और किसी दूसरे दल के सदस्य को वोट कर दे। भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इससे, और पता भी नहीं चलता कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, किसने इस तरीके से दूसरे दल को सपोर्ट कर दिया है। तो दलीय अनुशासन बिगड़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस संभावनाओं को समाप्त करने के लिए 2003 में इस एक्ट में संशोधन करके कह दिया गया कि राज्यसभा के सदस्यों की अब यहाँ पे गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होगी, बल्कि खुली मतदान प्रणाली को अपनाया जाएगा। तो खुली मतदान प्रणाली को अपना लिया गया। खुली मतदान प्रणाली का मतलब अब दिखा के वोट दिया जाता है कि वो किसको दे रहा है, और चूंकि वो दिखा के एजेंट्स को वहाँ पे वोट देता है तो इसमें पता चल जाता है किसने किसको वोट दिया है। तो इसमें काफ़ी हद तक वो जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं थी, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं थी, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक दूसरा चेंज इसमें और ये किया गया कि राज्यसभा के सदस्य के लिए 2003 से पहले प्रावधान ये था कि राज्यसभा के सदस्य के लिए उसी राज्य का निवासी होना ज़रूरी है। किसी राज्य का निवासी ही, जैसे राजस्थान का निवासी ही राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुन सकता था, लेकिन 2003 में ये चेंज किया गया और ये बाध्यता समाप्त की गई और ये प्रावधान कर दिया गया कि भारत में किसी भी राज्य का निवासी किसी भी दूसरे राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता है। तो 2003 में 2 चेंजेस किए गए। आप लिखें निर्वाचन, हेडिंग डालिए निर्वाचन। निर्वाचन अनुच्छेद 80 लिखें, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। लिखें अगली पंक्ति में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहते हैं और हमने राष्ट्रपति में समझ लिया था। अगली पंक्ति में लिखें संसद विधि बनाकर
राज्यसभा, तथा लोकसभा के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। राज्यसभा तथा लोकसभा की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। लिखें अगली पंक्ति में, संसद ने इस संबंध में 2 अधिनियम पारित किए। संसद ने इस संबंध में निम्नलिखित 2 अधिनियम पारित किए। 2 अधिनियम पारित किए। लिखें आप, पहला लिखें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, और दूसरा लिखें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये 2 एक्ट पारित किए। दोनों लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी नाम आ सकता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी नाम आ सकता है, एक ही बात है। लिखें अगली पंक्ति में, 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में 2 संशोधन कर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन कर राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में, राज्यसभा के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में 2 परिवर्तन किए गए, 2 संशोधन किए गए। दो संशोधन किए गए। 1 नंबर पे लिखें, 1 नंबर लगा के लिखें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए खुली मतदान प्रणाली के स्थान, खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया, खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा लिखें, 2003 से पूर्व राज्यसभा के सदस्य के लिए उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक था, उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक था। लिखें, 2003 में यह संशोधन कर इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब किसी भी राज्य का निवासी किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये हुआ निर्वाचन। चलिए आगे देखें कार्यकाल। आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 83।
कार्यकाल में आर्टिकल 83 की पहली लाइन यह है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। तो प्रश्न ये आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। पहले ऑप्शन में लिखा होता है 6 वर्ष, और हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस 6 वर्ष को कर देते हैं उत्तर सही, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर एकदम सही है। लेकिन हम जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ होता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सही उत्तर वो होता। तो विशेष ध्यान रखें, प्रश्न को पूरा पढ़ें, आंसर पूरे चारों ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ें। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। तो कार्यकाल में अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि संविधान में तो आर्टिकल 83 में तो 6 वर्ष की बात सदस्यों के लिए भी नहीं कही गई। इसके लिए केवल इतना कहा गया है कि राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2, ये बात कही गई है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में ये कहा गया है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल 6 वर्ष होगा। किसका, सदस्यों का। प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य क्या करेंगे, वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनके स्थान पर उतने ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। अच्छा, आपको अब ये थोड़ी सी गड़बड़ आपकी है कि यदि एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल है तो प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य यदि रिटायर हो जाएंगे तो हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपके हो सकता है गड़बड़ हो। तो देखिए, ठीक इस बात को समझिए कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन की में 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, समझना एक उदाहरण के साथ, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, BA BSc BCom 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों 1-1 साल की होती है। कोई स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में तो वो 3 साल तक कॉलेज में रहता है, 1 साल फर्स्ट ईयर में, 1 साल सेकेंड ईयर में और 1 साल थर्ड ईयर में। जबकि हर वर्ष कॉलेज से कितने सदस्य चले जाते हैं, जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, सेकेंड ईयर वाले फाइनल में हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में हो जाएंगे, और यहाँ नए चुन ले जाएंगे, नए आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी 1/3 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ भी 1/3 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ भी 1/3 स्टूडेंट्स हैं। तो साल के अंत में ये स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, और यहाँ पे नए स्टूडेंट्स कितने, 1/3 नए स्टूडेंट्स। हर साल 1/3 स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। लेकिन जो एक बार स्टूडेंट एडमिशन लेता है वो 3 साल तक रहता कि नहीं रहता। हमारी राज्यसभा भी ठीक ऐसी ही है। हमारी राज्यसभा की फर्स्ट ईयर भी 2 साल की है, सेकेंड ईयर भी 2 साल की है और फाइनल ईयर भी 2 साल की है। फ़र्क केवल इतना है, कोई जब सदस्य बनता है तो वो 6 साल तक रहेगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन हर 2 वर्ष से क्या होगा कि ये सदस्य बाहर जाएंगे तो ये यहाँ पे फिर ये 1/3 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं और 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उनके स्थान पे उतनी संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें कि फिर 1952 में जब पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए तब क्या हुआ होगा। 1952 में जब चुनाव हुए तब क्या हुआ कि सभी सदस्यों के एक साथ हो गए, राज्यसभा के जितने सदस्य थे सबके एक साथ चुनाव हुए। लेकिन चूंकि आर्टिकल 83 कहता है कि प्रति 2 वर्ष से लगभग 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, तो जब 1954 आया तो लॉटरी से वो सभी सदस्यों को एक जगह बैठा के लॉटरी से उनमें से 1/3 सदस्यों को रिटायर किया गया। 1/3 सदस्यों ने कार्यकाल, इसका मतलब कितना पूरा किया, केवल 2 साल, ठीक है। फिर उनके स्थान पर उतनी 1/3 सदस्य नए चुन लिए गए 1954 में। फिर 1956 में फिर से दिक्कत आई, तो जो 1952 में चुने गए थे शुरू में, उनमें से 1/3 तो यहाँ बाहर चले गए थे, उनके स्थान पर यहाँ नए आए गए, तो यहाँ चुने गए, जो बाकी बचे थे उनको यहाँ पे शामिल करके और फिर 1/3 सदस्यों को फिर यहाँ पे लॉटरी सिस्टम से अवकाश दिया गया, उनके स्थान पे फिर नए चुन लिए गए। और ये सदस्य जो बाकी 1/3 यहाँ बचे यहाँ पे, वो 1958 में अपने आप चले ही गए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में वो रूटीन आ गया, 1954 वाले 1960 तक, 1956 वाले 1962 तक।
वो फिर रूटीन में 2-2 साल का 6-6 साल का कार्यकाल सदस्यों का होता रहा। हर 2 वर्ष से चुनाव 1/3 सदस्यों के होते रहे। ये ध्यान रखना है। फिर एक बात और ध्यान रखें, राज्यसभा के किसी सदस्य का यदि पद रिक्त हो जाता है, इससे पहले त्यागपत्र दे सकता है कोई भी सदस्य। त्यागपत्र वो किसको देगा? सदस्य अपना त्यागपत्र पीठासीन को देता है। राज्यसभा का कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। इससे पहले भी उसका पद आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ, किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाने पर यदि उसने त्यागपत्र दिया, तो यदि उसका पद रिक्त हुआ तो उसकी पद रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में नए सदस्य का चुनाव होना ज़रूरी है। और जो नया सदस्य इस तरीके से चुन के आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, शेष कार्यकाल के लिए रहेगा, पूरे 6 साल के लिए नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लिखिए आप कार्यकाल, अनुच्छेद 83, कार्यकाल अनुच्छेद 83 लिखें। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता। अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता। ठीक है, फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लिखें अगली पंक्ति में, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें 1952 में राज्यसभा के सभी सदस्यों के चुनाव एक साथ हुए। सभी सदस्यों के चुनाव एक साथ हुए। लिखें अगली पंक्ति में, 1954 में लॉटरी सिस्टम से 1/3 सदस्यों को अवकाश दिया गया। 1/3 सदस्यों को अवकाश दिया गया तथा उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए गए। तथा उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुन लिए गए। फिर लिखें 1956 में पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाया गया। 1956 में पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाया गया। पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाया गया। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लेकिन राज्यसभा के सदस्य सभापति को संबोधित करके राज्यसभा के सदस्य सभापति को संबोधित त्यागपत्र से पद छोड़ सकते हैं। सभापति को संबोधित त्यागपत्र से पद छोड़ सकते हैं। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें किसी सदस्य का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की दशा में पद रिक्ति की तिथि से 6 माह में नए सदस्य का चुनाव होना आवश्यक है। नए सदस्य का चुनाव होना आवश्यक है।
इस प्रकार से नवनिर्वाचित सदस्य शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। ठीक है, तो ये हुआ कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का। आगे देखें शपथ, और शपथ के संबंध में आर्टिकल है अनुच्छेद 99। और आर्टिकल 99 की भाषा देखिए पहले तो कि संविधान में क्या कहा गया है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि असल में वास्तव में होता क्या है, कौन सी प्रोसेस है। आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सदस्य, इसमें केवल राज्यसभा की बात नहीं कही गई है बल्कि संसद की बात कही गई है, जिसमें लोकसभा भी आ जाती है और राज्यसभा भी आ जाती है। कहा गया कि संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, वो करेंगे शपथ ग्रहण। और उस प्रारूप के अनुसार जो तीसरी अनुसूची में दी गई है, उस प्रारूप के अनुसार वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो संसद के सदस्य शपथ ग्रहण किसके समक्ष करेंगे? वो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष। अब राष्ट्रपति ने क्या किया कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए किसे निर्धारित कर दिया? सभापति को निर्धारित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? राज्यसभा के सदस्य वास्तव में सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यसभा का सभापति उसके समक्ष वो शपथ ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिखें आप, शपथ अनुच्छेद 99 में लिखें, संसद के सदस्य राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं। लिखें अगली पंक्ति में, राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्यों के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्यों की शपथ हेतु, राज्यसभा के सदस्यों की शपथ हेतु राज्यसभा के सभापति को निर्धारित कर दिया। राज्यसभा के सभापति को निर्धारित कर दिया। अर्थात राज्यसभा के सदस्य सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारियों का जिक्र है वो आर्टिकल 89, 90, 91 और 92, इन 4 आर्टिकल्स में है। कहा गया कि राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होंगे, एक राज्यसभा का सभापति और दूसरा राज्यसभा का उपसभापति। आर्टिकल 89 बात कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में भी ये बात कही गई है। तो इसके 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति और दूसरा उपसभापति। लिखें आप, राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। हम पहले देखते हैं सभापति को, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, समझिए। सभापति के बारे में एक तो आर्टिकल 64 कहता है और एक आर्टिकल 89 कहता है। दोनों ही आर्टिकल एक बात कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात लिखें पहले, सभापति करके लिखें अनुच्छेद 64 एंड 89 और लिखें इसमें डिस्क करके, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा।
देखिए इसका चुनाव कैसे होता है। अब चूंकि ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं आप जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, सभापति और राज्यसभा का है, लेकिन इसके चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वो लोकसभा के सदस्य इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति है। तो इसके चुनाव कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सभी सदस्य, केवल निर्वाचित नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, इन दोनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब ये कि टोटल 790 सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहली बात ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में, सभापति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका चुनाव जो किया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, इस प्रणाली से इसका चुनाव होता है। कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होता है। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको, ये 5 वर्ष के लिए पद पर रहेगा। ये अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो ध्यान रखें, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, जबकि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देगा, बल्कि ये अपना त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। एक बात और ये ध्यान रखें कि राज्यसभा का सभापति को पद से इससे पहले भी हटाया जा सकता है, और पद से हटाने की प्रोसेस क्या है कि पहले राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा ने यदि अपने पूर्ण बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, और यदि बाद में लोकसभा ने भी इसे अपने साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तो राज्यसभा का सभापति पद से मुक्त हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो आप लिखें थोड़ा सा सभापति में, आर्टिकल 64-89 की बात आपने लिख ली, चुनाव लिख के लिखें। सभापति के निर्वाचन में या ये लिखें, सभापति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से करते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से करते हैं। ठीक है, फिर लिखें, अगली पंक्ति में लिखें, कार्यकाल डैश करके लिख लें 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। अगली पंक्ति में त्यागपत्र लगा के डैश करके लिख लें राष्ट्रपति को, यहां कार्यकाल करके डैश करके 5 वर्ष, फिर त्यागपत्र करके डैश करके लिख लें राष्ट्रपति को, फिर लिखें पद से हटाना, यहां लिखें पद से हटाना, कैसे हटाया जाता है, तो लिखें सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव, सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, पहले केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का बहुमत, पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिए जाने पर, इस प्रस्ताव को पारित कर दिए जाने पर यदि लोकसभा भी इसे
साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत से पारित कर दे तो सभापति अपने पद से मुक्त हो जाता है। सभापति अपने पद से मुक्त हो जाता है। ठीक है, लोकसभा का पूर्ण बहुमत, राज्यसभा का पूर्ण बहुमत चाहिए, लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए। इन दोनों में अंतर यह है कि पूर्ण बहुमत का मतलब टोटल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब 245 का बहुमत, और साधारण बहुमत का मतलब राज्य लोकसभा में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका बहुमत। ठीक है, इस तरीके से सभापति के काम क्या हैं, काम को समझ लीजिए, उसके सभापति के कार्य और शक्तियां। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। पहली बात, सदन की अध्यक्षता करता है, सभापतित्व करता है, सदन का संचालन करता है और वहाँ पे नियंत्रण बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है। फिर किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति प्रदान करता है, ये भी उसका कार्य है। इसके अलावा सदन में गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है कि गणपूर्ति हुई कि नहीं हुई। गणपूर्ति 1/10 है तो उसका सुनिश्चय करता है। फिर यदि गणपूर्ति नहीं है या कोई हंगामा या किसी भी कोई ऐसे हुआ वजह, उसकी वजह से वह सदन को स्थगित भी कर सकता है। सदन को स्थगित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। इसके अलावा वो और क्या कर सकता है, इसके अलावा वह राज्यसभा का सभापति क्या करता है, निर्णायक वोट देने की उसकी पावर है। पहले चरण में वोटिंग नहीं करता, लेकिन यदि मत बराबर आ जाए दोनों तरफ तो उसको निर्णय उस क्या हो तो वो निर्णायक वोट देता है। उसके निर्णय से ही यह तय होता है कि उस प्रस्ताव का, उस विधेयक का क्या होगा। तो निर्णायक मत देने का उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, शक्ति है। फिर इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी शक्ति ये भी है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है लंबे समय तक, तो ये उसके कुछ मोटे मोटे काम है। इसके अलावा भी कई कार्य हैं, लेकिन ये लिखें आप, सभापति के कार्य एवं शक्तियां लिखें। पहला, सदन की अध्यक्षता करना, सदन की अध्यक्षता करना। दूसरा लिखें, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा लिखें, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना। फिर लिखें, सदन की गणपूर्ति को सुनिश्चित करना, सदन की गणपूर्ति को सुनिश्चित करना। फिर लिखें, बैठक को स्थगित करना, बैठक को स्थगित करना। फिर लिखें, निर्णायक मत देना, निर्णायक मत देना। फिर लिखें, राष्ट्रपति की पद रिक्ति अथवा अनुपस्थिति की दशा में, राष्ट्रपति की पद रिक्ति अथवा अनुपस्थिति की दशा में उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना, राष्ट्रपति की पद रिक्ति अथवा अनुपस्थिति की दशा में उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, फिर देखें उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, और उपसभापति क्या करता है, असल में राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान रखें, सभापति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष तो है,
लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। खास बात ध्यान रखनी है, ये 245 में शामिल नहीं है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये लाइन लिख लीजिए आप। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में राज्यसभा के सदस्य चुन लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है इसका? तो ये तब तक पद पर रहता है जब तक कि वो राज्यसभा का सदस्य है उस कार्यकाल में, जब तक वो उस समय में 6 साल मत कर देना इसका कार्यकाल, क्योंकि हो सकता है वो सभापति के उपसभापति के रूप में 2 साल बाद में बना हो, तो अपने सदस्य बनने के 2 साल बाद बनेगा तो फिर उपसभापति के रूप में कार्यकाल 4 साल ही तो हुआ ना। तो उपसभापति का कार्यकाल तब तक जब तक कि वो उस कार्यकाल में राज्यसभा का सदस्य है। त्यागपत्र ये किसको देगा? सभापति को देगा। तो इस तरीके से उपसभापति के कार्य की बात करें तो उसका कार्य एक तो सभापति की अनुपस्थिति में क्या करना, राज्यसभा का सभापतित्व करना, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो लिखें आप उपसभापति, ज़्यादा लेंथ में नहीं जाएंगे इसके, शॉर्ट में लिख लीजिए। उपसभापति में लिखें राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं। उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं। फिर लिखें अगली पंक्ति में, अर्थात उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। अर्थात उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें उपसभापति तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि वह उस कार्यकाल में राज्यसभा का सदस्य रहे। फिर लिखें अगली पंक्ति में, त्यागपत्र लिख लें सभापति को, त्यागपत्र करके लिख लें सभापति को, और फिर लिखें कार्य, और कार्य में लिखें सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना या सदन का सभापतित्व करना। सभापति की अध्यक्षता में सदन का सभापतित्व करना। देखें राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। 2 पावर है राज्यसभा की जो विशेष है, अलग है, जो दूसरे सदन को प्राप्त नहीं है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। एक तो है अनुच्छेद 249 और एक है अनुच्छेद 312। ये 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें विशेष शक्ति दी गई राज्यसभा को। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करके और राज्य सूची के किसी विषय को क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और यदि उसने उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो अब उस विषय पर विधि कौन बनाएगी? अब उस पर विधि बनाने की शक्ति किसे मिल जाती है? संसद को मिल जाती है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए उस पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। यहाँ ध्यान रखा, अकेले राज्यसभा कानून नहीं बनाएगी। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, उन्होंने इसको ऐसे पढ़ लिया कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना देगी। कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद में दोनों सदन शामिल हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। कोई अकेला एक सदन कभी कोई कानून नहीं बना सकता। राज्यसभा तो इनिशिएटिव लेकर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और यदि उसने ऐसा कर दिया तो अब उस विषय पर 1 वर्ष तक के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। ये खास बात ध्यान रखें। ठीक इसी तरीके से आर्टिकल 312 है।
और इसके तहत भी क्या है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा क्या कर सकती है, यदि किसी प्रस्ताव पारित करके ये कहे कि ऐसा किया जाना राष्ट्रीय हित में ज़रूरी है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना अखिल राष्ट्रीय हित में बहुत ज़रूरी है, ऐसा यदि राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने की स्थिति में अब उसके ऊपर क्या कर सकती है, संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ध्यान रखें, अखिल भारतीय सेवा, उसका सृजन करने की शक्ति संसद की है, अकेली राज्यसभा की नहीं है। लेकिन संसद ऐसा तब करती है जब राज्यसभा इसकी एक तरीके से इनिशिएटिव ले इस दिशा में, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित राज्यसभा करेगी और राज्यसभा करके वो इसे किसे पावर दे देगी, संसद को, और संसद ऐसा कर देगी, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर देगी। तो इसकी आवश्यकता है, इसका प्रस्ताव पारित राज्यसभा करती है, फिर अखिल भारतीय सेवा का सृजन संसद करती है। तो लिखिए आप राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ। पहले नंबर पे है अनुच्छेद 249, लिखे इसके तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसा किए जाने के उपरांत राज्य सूची के उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति 1 वर्ष के लिए संसद को प्राप्त हो जाती है। 1 वर्ष के लिए संसद को प्राप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा लिखे अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 लिखें, इसमें राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह कहे कि ऐसा किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो इस आधार पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ठीक है। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा की विशेष शक्ति में आप यूं भी समझ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है। ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। तीसरा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है। ये उसकी अनन्य शक्ति है राज्यसभा की। तो राज्यसभा हमने पूरा पढ़ा, किस तरीके से राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, कौन कौन से राज्य से कितने कितने हैं, चौथी अनुसूची में जो दिया गया। आर्टिकल 80 के तहत इसके निर्वाचक मंडल में कौन होगा, कैसे इसका चुनाव होगा, कितना कार्यकाल होगा, शपथ कैसे लेंगे, पदाधिकारी कौन कौन होंगे, और अंत में इसकी अनन्य शक्तियाँ। तो मैं समझता हूँ राज्यसभा के संबंध में शायद आप थोड़ा समझ पाए होंगे।
अगली क्लास में हम लोकसभा को पढ़ेंगे और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।